दोस्तों दरअसल गांव का कल्चर कुछ ऐसा होता है कि यदि गांव में कभी किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, गांव के लोग उससे फिक्र करते हैं कि वो व्यक्ति ठीक हुआ, उसके घर में क्या समस्या है, उसके घर में ताला लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है। गांव के लोग छोटे से छोटे बातों को फिक्र करते हैं, जबकि शहरी कल्चर गांव से बिल्कुल अलग होता है। शहर में बिल्कुल पड़ोस में दीवार से दीवार सटा हुआ है, तब भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जो 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी 59 टुकड़ों में मिल जाती है। लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता था कि ये घर में ताला क्यों लटक रहा है। माँ बाप ने भी कोई फिक्र नहीं किया, क्योंकि उसी के साथ उसी शहर में उसके माँ बाप भी रहते थे, पति भी उसी शहर में रह रहा था और वो बाकायदा एक जगह नौकरी किया करती थी। उस नौकरी करने वाली जगह पे भी कितने लोग आते जाते रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ है, वो महिला कहाँ है, वो लड़की कहाँ है। जब पता तब चलता है जब उस घर से दुर्गंध आने लगती है। तब इस कहानी सुनने के बाद लोगों को याद आता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को एक लड़की के छोटे छोटे 35 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। उस लड़की का नाम था श्रद्धा वालकर था। उसके टुकड़ा करने वाला जो लड़का था वो आफ्ताब आफ्ताब था, पुणे वाला। इसके लड़की के 35 टुकड़े किए थे, उनको जंगल में हर टुकड़ों को फेंक रहा था। हालांकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, 2 साल का ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई, ये कह सकते हैं कि सजा नहीं मिली है। लेकिन ऐसे ही एक और मामला जब सुर्खियों में आता है, सोशल मीडिया पे जब वायरल होता है, तब लोगों को दिलचस्पी बढ़ जाती है इसको जानने की। आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उसी केस के बारे में समझने की प्रयास करते हैं। आखिरकार उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया, कौन है वो लड़की, कहां से है वो लड़की आई है। तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना होता है कर्नाटक प्रदेश के राजधानी बेंगलुरु का एक वैली कबल एक इलाका पड़ता है। 6 क्रॉस पाइपलाइन पर एक 3 मंजिला मकान होता है। दरअसल 3 मंजिला मकान के भीतर एक कमरा होता है। एक कमरे से लगातार काफी दुर्गंध आ रही थी। पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब पड़ोसी परेशान होते हैं तो मकान मालिक को कॉल किया जाता है और कॉल करने के बाद बताया जाता है उस कमरे से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, आप जाकर के देखते क्यों नहीं, आप आकर के बात क्यों नहीं करते हैं। जैसे ही मकान मालिक ने अपने कमरे पे आकर के देखा तो वाकई काफी बदबू आ रही थी। मकान मालिक ने जिसको किराए पे दिया हुआ था उसके फोन पर फोन कॉल करता है तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। थोड़ा परेशान मकान मालिक हो जाता है, फिर सीधा घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपने घर के तमाम सारे कागजों को टटोलना शुरू करते हैं। वो कागज जब उस किराएदार ने किराएदारनामा बनाया था तो उसमें अपना अल्टरनेट नंबर भी दिया था, यानी अपने नंबर के अलावा 1-2 नंबर ऐसे और दिए थे जिसमें उसके बहन का और माँ का भी नंबर था। अक्सर रूम लेने के बाद इस प्रक्रिया होती है। अब पुलिस मकान मालिक ने जिसे दिए गए नंबर पे फोन किया तो फोन करने के बाद एक महिला होती है, मीना राणा। पूछा जाता है कौन, तो कहती है मैं मीना राणा बात करूं, आपकी बेटी है वो कई दिन से लापता है, बातचीत नहीं हो पा रहा है, उसका फोन भी नहीं मिल पा रहा है, आप आकर के देख सकते हैं क्या बात। दरअसल ये किराए पर दिया हुआ जो था, एक चाबी बेटी की रहती थी तो एक चाबी माँ के पास रहती थी। माँ और बेटी, एक और उसकी बहन होती, तब माँ बेटी सीधा वहां पहुंचती है। 21 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास का ये समय रहा होगा। उन्होंने आने के बाद जैसे दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते समय माँ बेटी साथ होती है और उनकी एक बेटी जो इसी घर के भीतर किराए पे रहती थी, साथ ही जो किराएदार है और आस पड़ोस के रहने वाले जो लोग हैं, मकान मालिक है, किराएदार है, सब लोग दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इसके भीतर है क्या कि इतनी दुर्गंध आ रही है। जैसे दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा खुलता है तो एक तरह से गैस बनी हुई थी और काफी तेजी के साथ जब दुर्गंध बाहर की ओर आती है तो लोगों का 1 सेकंड भी वहां पर रुकना तो दुश्वार हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बहन तो बहन होती है। माँ बेटी जब अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उनकी चीख पुकार निकल जाती है। चीख निकलने के बाद सीधा उस कमरे से बिल्कुल बाहर की तरफ भागती है। इसी बीच में फिर पुलिस को कॉल कर दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटी है, जितनी जल्दी हो सके आप घटनास्थल पे आने का प्रयास करें। अप्रिय घटना की सूचना पुलिस वालों को मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को जिस हिसाब से बताया गया था, पुलिस पूरी तैयारी से आई थी। आप चाहे डॉक्टर स्क्वाड हो या फिर ये कह ले कि फॉरेंसिक टीम हो या फिर सर्विलांस टीम हो, अब यहाँ पर पुलिस की टीम आती है, तमाम सारा टीम आती है। उसके बाद अंदर जाने के लिए काफी मुश्किल, काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी क्योंकि दुर्गंध बेहिसाब आ रही थी। जैसे घर के भीतर कदम रखी जाती है तो पता चलता है कि घर के हर एक हिस्से के भीतर
किचन से लेकर के आंगन, जो कोई भी घर के अंदर था उस जगह पे कीड़े रेंग रहे थे। एक तरह से एक लाइन सी जा रही थी, वो लाइन जा रही थी फ्रिज की ओर। जैसे ही फ्रिज की तरफ गई, यानी 165 लीटर का सिंगल डोर का एक फ्रिज होता है, उस फ्रिज को थोड़ा सा खुला हुआ था, थोड़ा सा बाकी खोलने की कोशिश की जाती है तो फ्रिज 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे ऊपर का जो टॉप फ्लोर होता है उसमें एक आदमी के पैर रखे होते हैं, साथ में नीचे नजर जाता है उसमें एक सर रखा होता है। सर किसी और का नहीं था बल्कि महालक्ष्मी का होता है। महालक्ष्मी जो इस कमरा किराए पर ले रखी थी, महालक्ष्मी का जो करीब करीब 29 साल उसकी उम्र थी। बीच का जो हिस्सा था फ्रिज का, उसमें शरीर के बाकी हिस्से उसमें ढके हुए थे। कुछ हिस्से इस घर में चारों तरफ इधर से उधर फैले हुए थे और कीड़े इस घर के हर एक हिस्से में रेंग रहे थे। उनको बाहर निकलने का शायद मौका ही नहीं मिल पाया। अब ये खबर थी कि सोशल मीडिया पे थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वायरल होनी शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से दिल्ली के छतरपुर के भीतर एक लड़की की यानी श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी जाती है आफ्ताब आमीन पुणे वाला द्वारा, तो ठीक वैसा ही मामला कि उस मामले से जोड़ करके इस मामले को देखा जाने लगता है। अब हर किसी का एक सवाल होता है कि हत्या किसने किया है, क्यों किया है, क्या मामला है। तमाम सारे सवाल थे। अब हर कोई इन सारे सवाल का जवाब जानना चाह रहा था, लेकिन सबसे पहले इन सारे सवालों का जवाब या तो परिवार के लोग जानना चाह रहे थे या फिर पुलिस जानना चाह रही थी। पुलिस ने जब यहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो इस लड़की का जो महालक्ष्मी का जो फोन कॉल होता है वही बेड के ऊपर पड़ा मिल जाता है। तुरंत ही उस सर्विलांस पे डाला जाता है कि आखिरकार इस फोन के ऊपर कब कब किस किस से बातचीत हुई, किस किस से ये कांटेक्ट में रही है। तो आखिरी बार जो फोन कॉल होता है वो 2 सितंबर 2024 को होता है। इससे ये पता चलता है, पुलिस इससे अंदाजा लगाने लगती है कि ये शायद 2 या 3 सितंबर 2024 की इस लड़की की हत्या की गई है। लेकिन क्यों हुई है, किसने किया है, अब इन तमाम सारे सवालों का जवाब ढूंढने की जब प्रयास कर रहे थे पुलिस वाले, एक तरफ तो उसके लाश के जो टुकड़े थे उसको इकट्ठा करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ ये जो खून के जो सूखी हुई टुकड़े, मांस के जो टुकड़े पड़े हुए थे उसको पुलिस के लिए इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो रहा था दुर्गंध की वजह से। हालांकि पोस्टमार्टम की जो एक टीम होती है वो आकर के इकट्ठा करना शुरू किया, पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो जाती है और काउंट कराई जाती है तो करीब 59 यानी 59 टुकड़े पाए जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट का कहना है। और ये कहा जाता है कि ये जो हत्या हुई है जो लाश मिलने के 6 या 7 दिन पहले की गई। हालांकि इस लड़की का जो फोन कॉल था वो 2 सितंबर से फोन कॉल काम करना बंद करता है, 19 दिन तक वो गायब रहती है। अब इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो महालक्ष्मी नाम की ये लड़की होती है जिसकी उम्र 29 वर्ष के आसपास की होती है। ये महिला नेपाल की रहने वाली होती है। दरअसल 2019 तक ये महिला नेपाल के भीतर रहती थी, इसके परिवार भी नेपाल के अंदर ही रहता था। लेकिन परिवार के लोगों ने 2019 में हेमंत दास नाम के एक व्यक्ति से इनकी शादी करवा दिया और हेमंत दास मोबाइल के दुकान पे काम करता था बेंगलोर के अंदर और वो अपनी पत्नी को भी यानी महालक्ष्मी को भी साथ लेकर आ जाता। बिल्कुल जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मार्च अप्रैल 2023 तक जिंदगी ठीक चल रहा था। एक बेटी पैदा हो जाती है। हेमंत दास मोबाइल के एक दुकान पे काम करता था। ये लड़की जो होती है ये महालक्ष्मी, इसको मल्लेश्वर में एक नामी ग्रामी मॉल होता है, वहां पर ब्यूटी शॉप के ऊपर सेल्स वुमेन लीडर का इसमें जॉब मिल जाता है और जिंदगी ठीक ठाक बीत रही थी। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति यानी हेमंत दास को यह बात पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक नाई के दुकान पे काम करने वाले लड़के अशरफ से अफेयर चल रहा और इसी वजह पे इन दोनों में झगड़ा होता है, फसाद होता है और लड़की ने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया। उसने अपनी बेटी को भी नहीं लिया, जबकि उसकी बेटी होती है, बेटी पति के साथ रहने लगती है इनके हेमंत दास के साथ और ये महालक्ष्मी अपनी माँ के साथ चली जाती है। माँ के साथ कुछ दिन जहां वो रहती थी उस इलाके में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां से वो अपना अलग कमरा ढूंढ लेती है और जो कमरा लिया जाता है वो वैली कबल इलाके के भीतर लिया जाता है। 3 मंजिला जो मकान होता है वहां पर वो रहना शुरू कर देती है। वहां पे उनकी जीवन ठीक ठाक चल रही थी। सुबह करीब 9:30 बजे घर से उनका निकलना होता था, रात करीब 10:30 बजे के आसपास वो अपने कमरे पे आते थे। आसपास के लोगों ने ये बात जानने की कभी कोशिश नहीं किया कि अकेली लड़की रहती है, कभी किसी को इसको कोई चीज जरूरत तो नहीं है। शहर में अड़ोसी पड़ोसी को वैसे भी मतलब नहीं होता, आते थे जाते थे, उनकी जो दिनचर्या थी अपने अपने व्यस्त थी, या मॉल में जो काम कर रही थी वहां से लोगों की जान पहचान थी, लेकिन एक अनजान व्यक्ति था जो उसको लाता था और लेकर के जाता था, ऐसा पड़ोसी का कहना होता है। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और पति ने जब शिकायत दर्ज करवाई तो बताया कि
अशरफ ने इसका हत्या किया होगा, अशरफ ही ये सब कर सकता है। पुलिस ने अशरफ को पकड़ा, गिरफ्तार किया। जब अशरफ से पुलिस पूछताछ की तो उससे कोई ऐसी जानकारी मिल नहीं पाती है, लेकिन पुलिस को शक ये भी होता है कि कहीं पति का रोल ना हो। जब पति से जांच पड़ताल की जाती है, पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तो पति का भी इसमें कोई रोल नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने सारे लोग होते हैं उन सब से पूछताछ की जाती है। फिर पुलिस वालों को एक एविडेंस, एक सबूत हाथ लगता है, एक क्लू ऐसा मिलता है कि पुलिस का ये दावा होता है कि इस घटना का हर हाल में हमने खुलासा कर ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। हालांकि भुवनेश्वर का रहने वाला कोई व्यक्ति होता है जो कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के भीतर रह रहा है। इसके लिए 6 अलग अलग टीमें बनाई जा रही है गिरफ्तार करने के लिए, बाकी लोगों को हिरासत में लिए हुए हैं, पूछताछ की जा रही है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस का ये दावा होता है कि बहुत जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा होने वाला है और बहुत जल्द ही उस कातिल तक बेंगलुरु पुलिस पहुंच जाएगी। कत्ल क्यों किया है, इसके पीछे की कारण क्या है, वजह क्या है। पति से बात करते हैं तो कहता है अशरफ ने कत्ल किया है। पुलिस से अगर मीडिया बात करती है तो पता चलता है कि कातिल अभी बाहर है, वो घूम रहा है, उसको पकड़ने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। जितनी जल्दी हो सकता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। दोस्तों, पूरा घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। गांव का कल्चर अगर शहर के अंदर आ जाए तो इस तरह की हत्या बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग, आसपास के लोग, रहने वाले लोगों का फिक्र करते हैं। लेकिन शहर के लोग, आसपास के रहने वाले लोगों का फिक्र ही नहीं करते। बड़े बड़े बिल्डिंग में तो रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उस पड़ोस में रह कौन रहा है, उस परिवार में कितने लोग रह रहे हैं। सबको अपने आप में पड़ी रहती है, किसी दूसरे से ज्यादा कोई मतलब शहर के भीतर रखता नहीं। काश के अड़ोस पड़ोस वालों ने ध्यान दिया होता तो जिस दिन ये कत्ल हो रहा था उसी दिन ये कातिल पकड़ा जा सकता था। और आसपास में के घरों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। काश के सीसीटीवी कैमरे लगे होते या फिर उस बिल्डिंग वाले ने सीसीटीवी कैमरे लगाए होते तो कातिल उसी टाइम पकड़ा जाता बहुत जल्द। लेकिन पुलिस है कि अपनी ईमानदारी पर उतरे तो कहते हैं कि जमीन के 7 तह के भीतर भी अगर कातिल छिप जाए तो उसको भी पुलिस खींच करके बाहर कर लेगी। पुलिस से यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही असली कातिल को पकड़ करके वो जेल के भीतर पहुंचाए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।